भूषण स्टडी पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सेट नंबर 18। अभी तक मैंने 17 सेट करा दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर जरूर देख लें, ताकि आने वाले एग्जाम में जो कि 16 से 25 जो अभी मार्च मंथ में होने वाले हैं, आपको काफ़ी ही बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ से हमारा जो है PYQ सेशन स्टार्ट हो चुका है। जो 1 से 15 तक जो सेशन था वो प्रैक्टिस सेट का था, बट जो अब हो रहा है वो PYQ हो रहा है। आज का हमारा सेट नंबर है 18। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी ही मदद मिलेगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन का विश्लेषण फुल डिटेल में कराता हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्या है? यूनाइटेड स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकन पार्टी है। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन जो है लेबर एवं कंजर्वेटिव पार्टी है। तो दोनों में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। देखते हैं, दोनों देशों के राजनीतिक में दो प्रमुख दल हैं। ठीक है, लेकिन यह प्रणाली काफी अलग तरीके से काम करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस सेशन में हम लोग सिर्फ जीके का क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे एनालिसिस नहीं किया जाएगा, चूंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट टाइम में जीके का एनालिसिस करवाया हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। देखते हैं क्या है। आयुष्मान भारत PM जय पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन योजना है। ठीक है, यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थियों को मुहैया कराई जाती है। ठीक है, अभी तक जो 10.7 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार जो है इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो देश की कुल आबादी का 40% है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताइए। 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुआ था ना, उसमें जो सबसे कम उम्र के जो प्रत्याशी विजयी हुए थे उनका नाम क्या था? तो चंद्रानी मुर्मू। क्या था? चंद्रानी मुर्मू। देखते हैं डिटेल में। चंद्रानी मुर्मू जन्म 16 जून 1993, एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वह 2019 के भारतीय आम चुनाव में बीजू जनता दल के सदस्य के रूप में क्योंझार उड़ीसा से भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुनाव लड़ी गई थी, जो विजयी हुई थी। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? चंद्रानी मुर्मू। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। आंखों के लिए सबसे ज्यादा विटामिन ए फायदेमंद होता है। देखते हैं इसको। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। आंखों एवं त्वचा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। गाजर में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों को स्वस्थ रखने में योगदान करता है, और आंखों में होने वाली बीमारी जो मोतियाबिंद के लिए काफी उपयोगी होता है। गाजर में विटामिन ए और रेडोस्टिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। किससे? अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद एक प्राचीन संस्कृत वैदिक पाठ है। क्या है? प्राचीन संस्कृत भाषा में वैदिक पाठ है, जो अथर्ववेद में सन्निहित है। यह व्यापक स्तर पर अनुवादित किया गया उपनिषदों में से एक है। यह एक काव्य पद शैली उपनिषद है, जिसमें 64 छंद है, जो मंत्रों के रूप में लिखे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या था? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका संक्षिप्त रूप क्या है? तो PROM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कच्चे माल और उत्पादन के लिए उपलब्ध धन को वर्गीकृत किया गया है। कच्चे माल और उत्पादन के लिए वर्गीकृत धन को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यशील पूंजी। देखते हैं इसको। कार्यशील पूंजी से तात्पर्य कच्चे माल और हाथ में नकदी से जो वस्तु के निर्माण में उपयोग किया जाता है वही होता है। ठीक है, उत्पादन के लिए कच्चे माल और वित्त कार्यशील पूंजी के तहत वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर कर। क्या है? लघु उद्योगों पर कर। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के कर लगाए थे। कौन कौन से? तो खराज, चराई और घराई। ठीक है, राजस्व के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, प्रथम गड्ढी कर जो मकान पर लगता था और दूसरा चरी कर जो जानवरों की चराई पर लगता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में राज्य द्वारा लघु उद्योगों पर कर कभी नहीं लगाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लघु उद्योग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्योगों को उपयोग को बढ़ावा देता है। क्या करता है? यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। इसको देखते हैं। IEA जो है परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण अनुप्रयोग के लिए काम करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है? सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, वह क्या कहलाती है? संघवाद कहलाती है। क्या कहलाती है? संघवाद कहलाती है। इसको देखते हैं थोड़ा सा। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटकों इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था यह नारा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उन्होंने क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और एक बात यहाँ पे बता दूं, बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कब, किस समय? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि इनकी मृत्यु जो है ना वो असहयोग आंदोलन के आरंभ के दिन हुई थी। कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के आरंभ के दिन हुई थी, इसलिए इनकी मृत्यु भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आचार संहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आचार संहिता बोला जाता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता MCC मानदंडों का एक समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है, जिन्होंने उक्त संहिता में निहित सिद्धांतों का पालन करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? इनमें से जो कौन सा जो स्थल है ना वो बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। पहले जान लेते हैं कौन कौन सा है। बोध गया है, सारनाथ भी है, कुशीनगर भी है, लेकिन ग्वालियर नहीं है। क्या है? ग्वालियर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है? लाल बाल पाल जो है वह किन राज्यों से संबंधित है? तो इसको देखते हैं। जो लाला लाजपत राय थे वो पंजाब से संबंधित है। लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, लाला लाजपत राय पंजाब से और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल जो है बंगाल से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो स्वपोषी कहा जाता है। साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? इनमें से जो है कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? पीडीए जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है। ईकीए भी सुपर कंप्यूटर है। परम जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है और क्रे 3 भी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। पीडीए का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक गंभीर संक्रामक है जो कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरियम
नामक बैक्टीरिया के उपभेदों के कारण होता है। इनका विशेष हानिकारक प्रभाव हृदय पर पड़ता है। जो डिप्थीरिया है ना, वो कहाँ आघात करता है? तो हृदय पे आघात करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय यूरोपीय। क्या हो जाएगा? भारतीय यूरोपीय। संस्कृत भाषा इंडो यूरोपियन भाषाई परिवार से संबंधित है। यह 3 सबसे प्राचीनतम प्रलिखित भाषाओं में से एक है, जो एक सामान्य मूल भाषा से उत्पन्न हुई है, जिसे अब प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख दोष नहीं है? कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख दोष नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बिजली उत्पादन। क्या है? बिजली उत्पादन। देखते हैं इसको। न्यूक्लियर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक अनुचित स्रोत है। परमाणु बिजली घर बनाना बहुत महंगा होता है। केवल बिजली स्टेशनों के निर्माण से अलग इसमें अधिक व्यय होता है। परमाणु ऊर्जा स्टेशनों को बनाने में कम से कम 1 दशक का समय लग जाता है। परमाणु शक्ति सीमित क्षेत्रों पर ही निर्भर रहती है। परमाणु सुरक्षा और संरक्षा के बारे में चिंताओं को उठाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिजली उत्पादन। ठीक है, जो कि यह एक दोष नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होने वाला है, सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? सुप्रसिद्ध काव्य दूत मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कालिदास द्वारा लिखी गई एक रचना है उनकी। मेघदूत कालिदास द्वारा लिखित एक गीत कविता है। ठीक है, कालिदास को संस्कृत के महान कवियों में से एक माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? इनमें से कौन सी जो एक है वो रोजगार सृजन योजना नहीं है? तो इस कौन सा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वह रोजगार सृजन योजना नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, करेक्ट। स्वर्ण जनधन योजना भी रोजगार योजना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी एक रोजगार योजना है, बट प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वो एक रोजगार योजना नहीं है। यह क्या था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है, जो भारतीय नागरिकों के लिए आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य बैंक खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं से विस्तार करना था। ठीक है, तो वह उनसे रिलेटेड है, ना कि रोजगार सृजन से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दंत क्षय डेंटल कैरिज का क्या अर्थ है? दंत क्षय का क्या अर्थ होता है? तो दांतों का सड़ना। क्या होता है? दांतों का सड़ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस पुनरावर्ती परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? उस पुनरावृत्ति परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसकी ध्वनि निरंतरता का आभास होता है? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में स्थित है। इसको डिटेल में देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन था, जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा था। मैत्री, जिसे मैत्री अनुसंधान केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के हिस्सों के रूप में अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं? तो नक्षत्र कहलाते हैं। क्या? नक्षत्र। आकाश में देखे जाने वाले तारों के पैटर्न को आमतौर पर तारामंडल कहा जाता है। अधिक सटीक रूप से तारों का एक समूह जो आकाश में एक पैटर्न बनाता है उसे तारकीय यानी एस्टेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, खगोलविद आकाश के एक क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए नक्षत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनकी मृत्यु 2021 में हो गई थी? तो यह किनको किया गया था? गुलाम मुस्तफा खान को। किनको? गुलाम मुस्तफा खान को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? कितने दिन का किया गया है? तो 100 दिन का किया गया है। कितने दिन का? 100 दिन का किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। घेंगा ग्वाइटर का विकार किसकी कमी के कारण होता है? घेंगा ग्वाइटर का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन के कमी के कारण होता है। किसके? आयोडीन के कमी के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, एक कंपनी नियमित सेवाएं ज्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है, जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों से प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो इस व्यावसायिक प्रक्रिया को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटसोर्सिंग। इसको देखते हैं। आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। आउटसोर्सिंग में एक कंपनी बाहरी स्रोतों से नियमित सेवाएं लेती है, ज़्यादातर अन्य देशों से, जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर से प्रदान की जाती थी, जैसे कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन सुरक्षा। प्रत्येक कंपनी के संबंधित विभागों द्वारा ये सब प्रदान की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आउटसोर्सिंग। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में से कितनी अनुसूचियां हैं? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो यह किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को एक निस्पंदन उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग उद्योगों से निकलने वाली गैस में धुएं और महीन धूल जैसी महीन कणों को हटाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग इस्पात संयंत्रों, तापीय ऊर्जा संयंत्रों जैसे उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या है, इनमें किस अवधि को भारत में संपूर्ण क्रांति गोल्ड रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? किस अवधि को गोल्डन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 से 2003 को। 1991 और 2003 के बीच की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसका संबंध शहद और बागवानी के बढ़ते हुए उत्पादन से है, जो एक इस कृषि क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, दुनिया के वे क्षेत्र जो किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य शासन की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्लोबल कॉमन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोबल कॉमन्स बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, DVI-1 किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? DVI-1 किस प्रकार के सिग्नल पास करता है? तो इसको देखते हैं। DVI मतलब डिजिटल वीडियो इंटरफेस 1 में डिजिटल और एनालॉग दोनों तरह के पिन होते हैं, इसलिए यह किसी भी सिग्नल को ले जा सकता है। यह डिजिटल को एनालॉग या एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, डिजिटल और एनालॉग वीडियो दोनों सिग्नल पास करता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मृतपोषी पोषण क्या है? मृतपोषी पोषण क्या है? तो मृतपोषी पोषण जो है, जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थों से प्राप्त करता है। जो मरे हुए सड़े गले से प्राप्त करता है वो मृतपोषी हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मई 2019 में भारत के रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया था। किनको? राजनाथ सिंह को नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मंदिर शहर मदुरई में वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का जीके का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किए गए धन को क्या कहा जाता है? विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किए गए धन को क्या कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष विदेशी कर। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यक्ष विदेशी कर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और इससे पहले वाली वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन जो कि पार्ट 19 होने वाला है, तो वहां पे हम लोग मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।